चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। यानी पूछ रहा है कि भारत में पहले क्या, तो भारत में पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु में किया गया था। भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में है जो किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि इस संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सेमीकंडक्टर तकनीक, चिप डिजाइन और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स परिस्थितिकी तंत्र के इतिहास और भविष्य के विकास के प्रति छात्रों और युवा इंजीनियरों में जागरूकता और रुचि बढ़ाना। ठीक है, बेंगलुरु को भारत का क्या कहता है, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। पूछता है ऐसे कि बेंगलुरु को भारत का क्या कहता है, सिलिकॉन सिलिकॉन वैली। ठीक है, ये दिमाग में अपना रखिएगा आप। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी भारतीय विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली पहली विधानसभा है। यानी कि पूछ रहा है वो कौन सी विधानसभा है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहली विधानसभा है। तो कौन है भैया, तो ये सी उत्तर हो जाएगा, केरल विधानसभा। ठीक है, केरल विधानसभा भारत की पहली ऐसी राज्य विधानसभा बनी है जो अपनी बिजली आवश्यकताओं के लिए पूरी तरीके से सौर ऊर्जा, ठीक है, पूरी तरीके से क्या है भैया, सौर ऊर्जा पर क्या है, निर्भर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो कौन है, फोलिक अम्ल। क्या है, फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड। जो फोलिक अम्ल यानी फोलिक एसिड भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी इसको B9 भी कहते हैं, विटामिन B9। यह पानी में घुलनशील विटामिन है जो डीएनए और आरएनए, क्या, डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए के निर्माण, संश्लेषण और आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और कोशिका विभाजन, ठीक है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है, कोशिका विभाजन प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब इसका कहां कहां महत्वपूर्ण योगदान है थोड़ा देख लेते हैं भैया इसका। तो गर्भावस्था में महत्व, भ्रूण के न्यूरन ट्यूब दोषों या न्यूरन ट्यूब डिफेक्ट से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए फोलिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। F9 जो है, बल्कि B9 जो है क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पोषक तत्व है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो इसकी कमी गर्भवती महिलाओं में नहीं होनी चाहिए। चलिए, और इसकी कमी से मोगालोबास्टिक एनीमिया नामक रक्त अल्पता हो सकता है। ये एक बीमारी है कि अगर B9 की कमी होती है भैया तो आप में क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक एक प्रकार का क्या है, एनीमिया है। ये बीमारी हो सकती है इसकी कमी से। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है। ये पूछ देता है प्रश्न में, ये भी पूछ देता है कि इसके कमी से, एक तो समझ गए कि ये विभाजन में आवश्यक है, और दूसरा ये फ्लोरिक अम्ल में कौन सा बीमारी होता है रक्त अल्पता की कमी से, तो मोबालिस्ट एनीमिया नामक रक्त अल्पता हो सकती है। अब बाकी थोड़ा देख लेते हैं कि ये विटामिन डी क्या है भैया। तो विटामिन डी क्या है, स्लाइडेन, विटामिन डी जो है वो रासायनिक नाम इसका क्या है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या पूछ देता है, रासायनिक नाम कि आखिर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है, और कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमोलेसिस होता है। अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी हो गई तो बच्चों को कौन सा बीमारी हो जाएगा, रिकेट्स, और अगर वयस्कों में कमी होगी तो ऑस्टियोमोलेसिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन ई की, विटामिन ई क्या है भैया।
तो विटामिन ई जो है ये रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, याद रखिएगा, टोकोफेरोल। इसे सौंदर्य विटामिन और जनन क्षमता बढ़ाने वाली विटामिन के रूप में जाना जाता है। यानी कि विटामिन ई क्या है? सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन है। कितना लोग मुंह में लगाता है विटामिन ई की, सुंदर उंदर हो जाएगा। और जनन क्षमता बढ़ाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। के पे आते हैं। के क्या रासायनिक क्या है? फिलोक्विनोन। यह रक्त का थक्का जमने के लिए अनिवार्य है। रक्त का जो थक्का जमता है इसके लिए क्या है? विटामिन के। पूछता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन क्या है? अनिवार्य है, तो विटामिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यानी कि पूछ रहा है सिंपल सा कि ये कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया कि सभी पादपों और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि सभी पादपों और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्लाइडन और स्वान। ठीक है, जर्मनी वनस्पति शास्त्र मथियान स्लाइडेन कब? 1838। और जर्मनी प्राणी शास्त्र थियोडोर श्वास 1839 के ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है, अब इसके सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे कि सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अब इसके अपवाद क्या हो सकते हैं? जैसे विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते क्योंकि ये कोशिकी अकोशिकीय होते हैं। वायरस इसका पालन नहीं करते। ठीक है, चलिए अब ए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कौन कौन ऑप्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट हुक क्या है भैया? तो इन्होंने 1665 में कॉक के टुकड़ों के पहली बार मृत कोशिका सेल यानी डेड सेल की खोज की और इसे सेल नाम दिया। यानी पहली बार इन्होंने ही क्या है? डेड सेल की खोज की। ठीक है, पूछ देगा डेड सेल की पहली बार खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। चलिए बी देखते हैं, विडको कौन है? तो भैया इन्होंने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और प्रसिद्ध कथन एक दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या है? बनती हैं। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन, ये 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की खोज किया। ठीक है, न्यूक्लियस पूछ देता है कि आखिर न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन, यानी कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? यानी कि जो दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी हैं उनमें से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा वैनिला एसेंस। क्या होगा इसका उत्तर? वैनिला एसेंस। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाती है उन्हें घ्राणीय सूचक कहते हैं। ठीक है, ऑफ्लाकोटरी इंडिकेटर्स। अब क्या है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं दृष्टि बाधक छात्र? आखिर इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो चूंकि दृष्टि दोष के ग्रस्त छात्र रंग परिवर्तन को नहीं देख पा सकते, इसलिए वे सूंघ कर अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए घ्राणीय सूचक का उपयोग करते हैं, सूंघ कर। प्रमुख उदाहरण जैसे वैनिला एसेंस, प्याज का रस, ये समझ गए होंगे कि इसका बहुत तीखा सुगंध होता है प्याज का रस का। प्याज का रस, लौंग का तेल इसके मुख्य उदाहरण है। अम्लीय माध्यम से वैलिया का गंध बनी रहती है जबकि क्षारीय माध्यम से इसका गंध गायब हो जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? निम्नलिखित में से क्या पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? कौन है भैया अंतिम उत्पाद? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, CO2, H2O और ऊर्जा। ठीक है, CO2, H2O और ऊर्जा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु पड़ी है। सीधा सा सिंपल सा बात कर रहा है कि मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु पड़ी है और मान लो कि अचानक पृथ्वी की आकर्षण क्षमता खत्म हो जाए। यानी कि पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु पड़ी है और अचानक उसका क्या है? आकर्षण क्षमता खत्म हो जाए। तो इसका उत्तर तो सिंपल सा बी हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। जब आकर्षण क्षमता ही खत्म हो जाएगा तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि भैया
क्यों हो जाएगा थोड़ा देख लेते हैं इस पे। शून्य तो अब देखिए और भी ऑप्शन है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। यहाँ देखिए वस्तु का भार हमने कहा कि शून्य हो जाएगा, ऑप्शन है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में क्या आ जाएगा कि द्रव्यमान स्थान परिवर्तन या गुरुत्वाकर्षण समाप्त होने पर भी कभी परिवर्तन या शून्य नहीं होता। अब द्रव्यमान क्या चेंज होगा, मास कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो जगह छेकेगा ही ना, ये तो जगह छेके रहेगा, चाहे वो सतह आकर्षण शक्ति खत्म हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स ही खत्म हो जाए, तो द्रव्यमान तो शून्य होगा नहीं, भार वजन उसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, भी तो समझ ही गए, गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त होने से गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त होने गुरुत्वाकर्षण इक्वल टू 0 होगा, जिससे भार शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आंख का कौन सा भाग प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है, यानी कि आंख का वो कौन सा भाग है जो रेटिना पर केंद्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। तो कौन है भैया आंख का वो, तो लेंस। लेंस मानव आंख में पारदर्शी द्विऊतक क्रिस्टलीय लेंस होता है ऑटोमेटिक, जो आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित रिफ्रैक्ट करके रेटिना पर स्पष्ट छवि प्रतिबिंबित केंद्रित करता है, फोकस करता है। जब प्रकाश इस लेंस से पड़ता है तो ये क्या करता है, किरणों को अपवर्तित करता है, और कहाँ पर अपवर्तित करता है, रेटिना पर। और जैसे ही रेटिना पर परिवर्तित होगा स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा और आप फोकस से देख पाएंगे कोई चीज को। ठीक है, चलिए लेंस की वक्रता और फोकस दूरी को समायोजित करने में मदद करता है, जिससे हम निकट और दूर की वस्तुओं क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब रेटिना, अब देख लेते हैं भैया कि रेटिना क्या है। तो रेटिना आंख की पिछली भाग जहां वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आंख के जस्ट पीछे की भाग पे है। ठीक है, अब बी ऑप्शन क्या है, परितारिका। यह पुतली के आकार के नियंत्रित यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है तथा आंख का रंग काला भूरा नीला तय करती है। ठीक है, सी क्या है, पलक। पलक तो समझ लिया, आंख को बाहरी धूल धुएं और चोट से बचाने वाली एक सुरक्षात्मक परत है। देखते हैं तुरंत आपको कुछ भी आंख में अचानक कुछ पड़े तुरंत पलक क्या है, नीचे आ जाता है। डी क्या है, पुतली। यह परितारिका के केंद्र में स्थित छिद्र है जो आंखों के प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन के साथ इसको पूछ देता है, कभी पुतली के बारे में पूछ देगा, कभी पलक के बारे में पूछ देगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना किसने की, क्या कह रहा है कि महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना किसने की, तो कौन है, ये हो जाएंगे अल्फ्रेडो वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, जर्मनी मौसम विज्ञान, ये कौन थे भैया, ये मौसम विज्ञानी है। जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर 1912 में इस सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। ये पूछ देगा कि आखिर ये सिद्धांत का कब प्रतिपादन किया, तो 1912 में। ठीक है, वेंगर के अनुसार अतीत में सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप के रूप में क्या थे, जुड़े हुए थे, यानी जो कोई अलग अलग नहीं था, सभी एक महाद्वीप में क्या थे, सभी जुड़े हुए थे। ठीक है, पेंजिया कहा गया, जुड़ने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, पेंजिया। ये एनसीईआरटी किताब में भी आपको दिखेगा, लिखा हुआ है बात। ठीक है, तो सभी विशाल महाद्वीपों के रूप में जुड़े थे जिन्हें पेंजिया कहा गया, और इसके चारों ओर फैले विशाल महासागर को पैंथलास। तो जाहिर सा बात है, भूखंड जब टूटे ही नहीं थे तो ये चारों तरफ क्या होगा, इसके समुद्र होगा, तो चारों तरफ के महासागर को क्या नाम रखा गया था, पैंथलास। क्या था, पैंथलास, याद रखिएगा। ये एक साथ जो भूखंड जुड़े हुए थे, टूटे नहीं थे, तो पेंजिया नाम रखा था इन्होंने, अल्फ्रेड वेगनर ने, और इसके चारों तरफ जो महासागर था इसको पैंथलासा कहा गया था। ठीक है, पैंथलासा कहा गया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ भैया। तो विभाजन कब हुआ, कार्बोनिफेरम युग में। किस युग में, पूछता किस युग में विभाजन हुआ इनका, तो कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया दो भागों में टूट गया। अब क्या करा है, जैसे ही कौन सा युग आया, कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में क्या, जो एक था वो पेंजिया जो था वो क्या हुआ,
टूटा, पेंजिया टूट के क्या बना, दो भागों में बट गया। उत्तर में क्या हो गया, उत्तर में अंगारलैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में गोंडवाना लैंड। देखिए वित्त के माध्यम से समझाते हैं आपको। ये हुआ और क्या हुआ, ये दो भागों में बट गया और उत्तर का जो भाग हुआ ये क्या कहलाया, अंग अंगा अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड। और दक्षिण का भाग क्या क्या कराया गया, गोंडवाना लैंड। भारत का नक्शा यही था, यहीं से भारत खिसक 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 के उत्तर पहुंचा, लेकिन भारत गोंडवाना लैंड का ही भाग है, पूछता है। ठीक है, अब चलिए समझ गए आप। अब पार्कर क्या है भैया, तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के विकास से जुड़े प्रमुख भूवैज्ञानिक है, ये भी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत से है। और आपको सी क्या है, पैंट और एरी भू संतुलन या समष्टि सिद्धांत की व्याख्या संबंधित करते हैं। ठीक है, चौथा है आर्थर होम्स। ये क्या है, इन्होंने 1928 और 1928-30 में क्या किया, ये जो थे 1928-30 में संवहन तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कन्वर्केशन करेंट थ्योरी, जिनके महाद्वीपीय प्रवाह के कारण की व्याख्या है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप गोंडवाना लैंड ये वगैरह। ये 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में, बिहार से संबंधित यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा की उत्तर दिशा की ओर बहने वाली सहायक नदी नहीं है। यानी ये इसमें से कौन सी नदी बताना है जो गंगा की उत्तर दिशा की ओर बहने वाली सहायक नदी नहीं है। तो उत्तर कौन हो जाएगा, पुनपुन, पटना में है पुनपुन। ठीक है, ये दक्षिण की ओर से, ये क्या करती है, दक्षिण की ओर से बहती है। ठीक है, ये दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है, दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली पुनपुन, कर्मनाशा, सोन, फल्गु, क्यूल आदि नदियां छोटा नागपुर के पठार पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं और गंगा नदी में दक्षिण तट से आकर मिलती है। ठीक है, तो दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां कौन है, दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन नदियां हैं, तो भैया तो पुनपुन है, कर्मनाशा है, सोन है, फल्गु है, क्यूल है, इस सबको याद रखिएगा। ठीक है, पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलकर पटना के पास फतुहा नामक स्थान पर क्या है, गंगा में मिलती है। और कहां से निकलती है, झारखंड के पलामू जिले से निकलकर। ठीक है, उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, और जो नदियां उत्तर की ओर से मिलती हैं, उत्तर दिशा से आकार में मिलने वाली घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानदी नदियां हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है तथा गंगा में उत्तरी तट से क्या है आक्रमित। तो जो नदियां गंगा से जो नदियां हिमालयी होंगी वो क्या करेगी, गंगा में उत्तर से आके मिलेंगी, और जो इधर से निकलेंगी वो दक्षिण से जाके। तो उसमें याद रखिएगा कि कौन उत्तर दिशा की ओर बहने वाली सहायक नदियां नहीं है भैया, तो उसमें पुनपुन के साथ कर्मनाशा, सोन, फल्गु, क्यूल आएगा। और अगर उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां पूछ देगा तो उसमें गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदी आएगा। ठीक है, ये सब आप दिमाग में याद रखिएगा अच्छे से। कोसी हिमालय से निकलने वाली उत्तर तट के सहायक नदी, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, ये सभी याद रखते होंगे। बूढ़ी गंडक के बारे में मालूम ही है, ये भी उत्तर से, बागमती मालूम है, सब उत्तर से आती है, हिमालय की नदियां हैं, ये सब हिमालयी नदियां हैं। इतना पे आपका 10 क्वेश्चनों का सेट समाप्त होता है। मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ अगले सेट में।